नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न आर्कियोप्टेरिक्स है तो ये जूरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जूरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। अगले प्रश्न की बात करें कि मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये एनाबीना है। मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होता है, प्रोटोजोआ भी नहीं होता है, विषाणु भी नहीं होता है। उपयुक्त में से कोई भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप कौन सा है? तो गोल्डन राइस है, वो परजीवी पादप है। गोल्डन राइस क्या है? परजीवी पादप है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो पोषक वाहक का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? कौन सा है? तो आवास क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? वो है आवास क्षेत्र। अगले प्रश्न की बात करें कि एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, उत्पादक तो होते हैं पादप, शाकाहारी होते हैं खरगोश और मांसाहारी होता है बाघ। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये आहार श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, पादप, खरगोश और बाघ। अगले प्रश्न की बात करें कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो बायोम है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो बायोम है। अगले प्रश्न की बात करें कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, कितना प्रतिशत होती है? तो केवल 1% होती है। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, वो केवल 1% होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक अकेला वृक्ष अपने संपूर्ण जीवन में कितनी CO2 सोखता है? तो एक वर्ष के द्वारा एक वृक्ष के द्वारा 1 टन CO2 का अवशोषण किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, शैवाल जैविक घटक है, वन के वृक्ष जैविक घटक है और कैक्टस ये भी जैविक घटक है, लेकिन पर्णहरित वो जैविक घटक नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। कौन सा? पर्णहरित। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? नाइट्रोजन चक्र का भाग कौन सा नहीं है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये तो है, अमोनिया भी है और मर्त जीव भी है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, वो नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है? कौन सी खाद्य श्रृंखला है वो यहाँ पर गलत दी गई है? तो देखिए, हरे पौधों का अवशोषण कौन करते हैं? मृग करता है, और मृग का भक्षण कौन करते हैं? बाघ करते हैं। पहली बात तो सही है। घास का भक्षण चूहा द्वारा किया जाता है, चूहे का भक्षण सांप करता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। समुद्री शैवाल को छोटी मछली ग्रहण करती है, छोटी मछली को बड़ी मछली और बड़ी मछली को सारक, ये भी सही है। बीज को गिलहरी और गिलहरी को उल्लू है वो आहार के रूप में काम में लेता है, ये भी सही है।
तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि घास का आहार के रूप में प्रयोग चूहा करता है। चूहे का आहार सांप लेता है, और सांप का आहार कौन ग्रहण करता है? बाज करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? एम्लसी कारक कौन सा है? तो साबुन है वो पायसी कारक है। साबुन क्या है? साबुन है वो पायसी कारक है। पायस होता क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण पायस कहलाता है। देखिए, साबुन क्या होते हैं? साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि साबुन किसके बने होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वसीय अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो साबुन का निर्माण होता है, और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। और ग्लिसरॉल है वो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में एक उप उत्पाद या सह उत्पाद है। सोडियम पोटेशियम साबुनों के अतिरिक्त अन्य धातुओं के साबुन सफाई कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। सफाई के लिए कौन से साबुन काम में लेते हैं? सोडियम पोटेशियम लवणों से बने साबुन का ही प्रयोग सफाई कार्यों हेतु किया जाता है। अन्य धातुओं के जो लवण हैं उनका प्रयोग सफाई कार्य में नहीं किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साबुन स्नेहक तथा शुष्की कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साबुन है वो स्नेहक के रूप में और शुष्की कारक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। एल्यूमिनियम तथा क्रोमियम के साबुन कागज को चिकना बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और क्रोमियम के साबुन है उनका प्रयोग कागज को चिकना करने में किया जाता है। साबुन में झाग बढ़ाने के लिए साबुन में बीरोजा यानी रोजिन नामक रसायन को मिलाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबुन में झाग बढ़ाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बीरोजा या रोजिन का प्रयोग किया जाता है। साबुन के भार व आयतन को बढ़ाने के लिए सोडियम सिलिकेट एवं सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम सिलिकेट और सोप स्टोन का प्रयोग साबुन उद्योग में क्यों किया जाता है? क्योंकि साबुन का भार और आयतन बढ़ाने के लिए। साबुन बनाने के लिए अरंडी, मूंगफली और महुआ, नारियल आदि का तेल काम में लिया जाता है।